विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के संदर्भ में गामा किरणों में दृश्य प्रकाश की तुलना में उच्च ऊर्जा होती है। रेडियो तरंगों का तरंगदैर्घ्य और रक्त प्रकाश की तुलना में उच्च होता है। दोनों सही हैं। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए ऊर्जा घटती है जबकि तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम भौतिकी के अनुसार ऊर्जा घटती है जबकि तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार E बराबर hv होता है। इस समीकरण के अनुसार प्रकाश की एक कण की ऊर्जा E, जिसे फोटॉन कहा जाता है, अपनी आवृत्ति v और एक स्थिर कारक h की प्रत्यक्षता अनुपातिक होती है। इसके अतिरिक्त आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात आवृत्ति जितनी उच्च होगी तरंगदैर्घ्य उतनी ही कम होगी। गामा किरणें वर्णक्रम में उच्चतम ऊर्जा की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य के साथ शीर्ष पर होती हैं। गामा किरणों में दृश्य प्रकाश की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक प्रकार है जिनका विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में तरंगदैर्घ्य पराबैंगनी प्रकाश की तुलना में अधिक होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CFL प्रकाश स्रोत पारा वाष्प के आयनीकरण पर आधारित है जबकि LED प्रकाश स्रोत अर्धचालक पर आधारित है। CFL प्रकाश प्रौद्योगिकी में LED प्रकाश प्रौद्योगिकी की तुलना में उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है। CFL LED की तुलना में कम ऊर्जा कुशल एवं कम टिकाऊ होता है। गलत है। 1 2 3 तीनों जो है सही है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL में एक प्रतिदीप्त नलिका फ्लूरोसेंट ट्यूब होती है जो पारे के वाष्प से भरी होती है और आंतरिक रूप से फास्फोरस से लेपित होती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसे गर्म करने के लिए इलेक्ट्रोड फिलामेंट के माध्यम से एक विद्युत का प्रवाह किया जाता है जिससे इलेक्ट्रॉनों के लिए फिलामेंट छोड़ना आसान हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पारे के अणुओं से टकराते हैं। इस प्रकार ऊर्जा पारा अणुओं में स्थानांतरित होती है। उत्तेजित पारा अणु मुख्य रूप से पराबैंगनी विकिरण के रूप में ऊर्जा देते हैं। अल्ट्रावायलेट प्रकाश ट्यूब में फास्फोरस कोटिंग द्वारा मानक दृश्यमान प्रकाश में परावर्तित होता है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है और दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करता है। एक LED बल्ब में अर्धचालक व्यवस्था में PN जंक्शन डायोड समाहित है। जब PN जंक्शन डायोड को सक्रिय करने हेतु विद्युत का प्रवाह किया जाता है तो यह प्रकाश का उत्सर्जन करता है, अतः कथन 1 सही है। LED पारंपरिक प्रतिदीप्ति स्रोतों की तुलना में कम विद्युत वाट क्षमता का उपभोग करते हैं। यह समग्र विद्युत की खपत को कम करता है और इसलिए इससे समग्र CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है। LED बहुत कम ताप तथा अधिक प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जबकि CFL अपनी ऊर्जा का 80% ताप के रूप में उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकार CFL की तुलना में LED अधिक ऊर्जा कुशल है। LED प्रकाश बल्ब 20,000 से 50,000 घंटे या CFL की तुलना में 5 गुना अधिक समय चला सकते हैं। हालांकि CFL की तुलना में LED महंगा होता है अतः कथन 3 सही है। निमज्जन छड़ इमल्जन रॉड एक उपकरण है जिसका प्रयोग जल या तेल या कुछ अन्य तरल पदार्थों को गर्म करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस नियम पर कार्य करता है? जूल का तापन नियम। जब किसी तार के इलेक्ट्रॉन व परमाणु आपस में टकराते हैं तो
विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, होने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तार में विद्युत प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कुछ निश्चित शर्तों तक तथा मापदंडों पर निर्भर करती है, जो इस प्रकार है। धारा का परिमाण, क्षण की प्रतिरोधकता, क्षण में विद्युत धारा प्रवाहित होने में लगने वाला समय। इस प्रभाव को जूल का तापन नियम कहा जाता है और यह निमज्जन क्षण के कार्य करने के पीछे का सिद्धांत है। विद्युत तापक के अंदर तापन तत्व एक विद्युत अवरोधक है। जब एक विद्युत प्रवाह प्रतिरोधक से गुजरता है तो यहाँ विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा अल्ट्रा यू या कुंडली के आकार की नली की सहायता से किया जाता है। अतिचालकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अत्यंत निम्न तापमान पर घटित होता है। चुंबकीय पदार्थों की अतिचालकता हो सकती है। विषमत धातु अतिचालकता दर्शाती है, तो पहला और तीसरा सही है जबकि दूसरा गलत है। अतिचालकता वह परिघटना है जिसमें पदार्थ को विशेष क्रांतिक ताप से निम्न ताप पर ठंडा किया जाने के बाद विद्युत धारा के प्रवाह पर उसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। अतिचालकों का क्रांतिक ताप वह तापमान है जिस पर किसी धातु की विद्युत प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। कई पदार्थ निम्न ताप पर अतिचालकता चरण प्रदर्शित करते हैं। जब तक कि वर्ष 1986 में कुछ उच्च तापमान वाले अतिचालकों की खोज नहीं कर ली गई, तब तक सबसे उच्च क्रांतिक ताप 23 केल्विन था, इसलिए पहला सही है। पहली बार 1911 में कैमरलिंग ओनस ने पारा में इस परिघटना की खोज की। अन्य सभी भौतिक परिघटनाओं की तुलना में अतिचालकता की विशिष्टता यह है कि यह परिघटना आवर्त सारणी जैसे कि परमाणु संख्या, परमाणु भार, विद्युत नकारात्मकता, आयनीकरण क्षमता आदि के सापेक्ष नहीं है। अतिचालकता की स्थिति का संबंध पूर्ण प्रतिचुंबकत्व से है, जिसमें चुंबकीय प्रवाह को पदार्थ से बाहर निकाल दिया जाता है। इसे मेसनर प्रभाव के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा प्रयोगात्मक रूप से अभी तक ऐसा कोई भी चुंबकीय पदार्थ नहीं पाया गया है जो अतिचालक हो। हाल ही में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने परम शून्य -273 डिग्री सेल्सियस या 530 माइक्रो केल्विन में से ऊपर के अंश पर बिस्मथ में अतिचालकता की खोज की है, इसलिए तीसरा सही है। बिस्मथ ने सबसे कम वाहक घनत्व वाले अतिचालक होने के स्ट्रोंटियम टाइटेनेट के 50 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करती है। इसका इस्तेमाल इमारतों में विद्युत प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन लैपटॉप जैसे छोटे उपकरणों के लिए नहीं। पहला सही है सिर्फ। ईंधन सेल यह विद्युत रासायनिक सेल होता है जो ऑक्सीजन या अन्य ऑक्सीकृत एजेंट के साथ एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ईंधन से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है। अतः कथन एक सही है। रासायनिक अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए यह ईंधन और ऑक्सीजन का एक आवश्यक स्रोत है जो बैक्टीरिया से भिन्न होता है। एक बैटरी में रासायनिक ऊर्जा उसमें पहले से उपस्थित रसायनों से आती है। नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का रासायनिक स्रोतों के ऊर्जा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ईंधन सेल तकनीक का विकास तथा अनुप्रयोग है, जो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया द्वारा विद्युत जल तथा ऊष्मा उत्पन्न करती है। ईंधन सेल तकनीकी दक्षता, प्रामाणिकता, सघनता तथा शोर मुक्त संचालन की सुविधा प्रदान करती है। ईंधन सेल पर्यावरणीय रूप से अनुकूल होता है। ईंधन सेल विकेंद्रित विद्युत उत्पादन तथा ऑटोमोटिव अनुप्रयोग के लिए अनुकूल होते हैं। एक अतिचालक के रूप में व्यवहार करने वाला पदार्थ दर्शाता है शून्य विद्युत प्रतिरोध, चुंबकीय क्षेत्र की निकासी,
पहला और दूसरा सही है। विभिन्न ठोस पदार्थों को एक विशिष्ट तापमान के नीचे ठंडा करने पर उनमें विद्युत प्रतिरोधकता का पूरी तरह से गायब हो जाना अतिचालकता या सुपर कंडक्टिविटी कहलाता है। यह तापमान, जिसे संक्रमण तापमान कहा जाता है, अलग अलग धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है, लेकिन आमतौर पर 20 केल्विन मतलब -253 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। इस प्रकार अतिचालक वे धातुएं होती हैं जो अनंत चालकता से भी ज़्यादा चालकता वाली होती हैं। ये व्यावहारिक रूप से किसी प्रतिरोध की सबसे सही विद्युत चालक है। डच भौतिकशास्त्री हाइके कैमरलिंग ओनस द्वारा 1911 में इसकी खोज के बाद से कई वर्षों तक यह माना जाता था कि इस तथ्य के अलावा कि अतिचालक में विद्युत प्रतिरोध नहीं होता, उनमें वही सब गुण हैं जो किसी सामान्य धातु में होते हैं। यह विश्वास 1933 की उस खोज से टूट गया था कि एक अतिचालक अत्यधिक प्रतिचुंबकीय होता है और तीव्र प्रतिकर्षण का सामना करने के बाद चुंबकीय क्षेत्र को हटा देता है। यह परिघटना तो जो अतिचालक में बहुत मजबूत होती है उसे मेसनर प्रभाव कहा जाता है, जिसे उन दो लोगों में से एक के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इसकी खोज की थी। इसलिए एक अतिचालक न केवल एक आदर्श विद्युत चालक है बल्कि यह एक परिपूर्ण चुंबकीय ढाल है। पारंपरिक भौतिकी पर्याप्त रूप से अतिचालक अवस्था की व्याख्या नहीं करती है और न ही ठोस अवस्था का प्राथमिक क्वांटम सिद्धांत ही ऐसा करता है। 1957 में 3 अमेरिकी शोधकर्ताओं जॉन बर्दिन, लियोन कूपर और जॉन स्क्रिफेर ने अतिचालक का सूक्ष्म सिद्धांत दिया था। हालांकि बीसीएस सिद्धांत 80 के -193 डिग्री सेल्सियस और इससे ऊपर के उच्च तापमान अतिचालक के अस्तित्व के बारे में कोई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, जिसके लिए अन्य इलेक्ट्रॉन युग्मन यांत्रिकी को लागू किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। एक ईंधन सेल दहन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पादन करता है। यही सही है। एक ईंधन सेल बिना ज्वलन के रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पादन करता है। यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को जल में परिवर्तित करता है और इस प्रक्रिया में विद्युत का निर्माण करता है। ईंधन सेल अधिकतर एक बैटरी की तरह ही संचालित होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि इन्हें विद्युत आवेशन की आवश्यकता नहीं होती। बैटरी में सभी रसायन इसके अंदर संग्रहित होते हैं और रसायनों को विद्युत में परिवर्तित करते हैं। एक बार जब ये रसायन समाप्त हो जाते हैं तो बैटरी मृत हो जाती है। दूसरी ओर एक ईंधन सेल प्रयोग किए जाने वाले रसायन बाहर से प्राप्त करता है, इसलिए ये समाप्त नहीं होते। ईंधन सेल लगभग अनिश्चित रूप से तब तक विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं जब तक इनके पास प्रयोग करने के लिए ईंधन है। ईंधन सेल के लाभ: चूँकि हाइड्रोजन ईंधन सेल वायु प्रदूषकों या ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन नहीं करते, इसलिए वे हमारे पर्यावरण को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल में केवल ऊष्मा तथा जल का उत्पादन होता है, विषाक्त पदार्थों, कणों या ग्रीन हाउस गैसों का नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु उपलब्ध होगी। दहन ईंधन की तुलना में ईंधन सेल 2 से 3 गुना ज़्यादा कार्यकुशल होते हैं। सह उत्पादन प्रक्रियाओं में जहां ईंधन सेल ऊष्मा और विद्युत दोनों का उत्पादन कर सकता है के लिए क्षमता लगभग 80% तक हो सकती है। ईंधन सेल को आसानी से अन्य ऊर्जा प्रौद्योगिकी जैसे बैटरी, पवन टरबाइन, सौर पैनलों और सुपर संधारित्रों के साथ जोड़ा जा सकता है। किरचॉफ के नियम के अनुसार
एक जंक्शन में प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग जंक्शन से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यह निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? इनमें से कोई नहीं। किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण के नियम के समतुल्य है। चालकों और अर्धचालकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल कुछ मात्रा में उपयुक्त अशुद्धियों को मिलाने से अर्धचालक की चालकता कई गुना बढ़ जाती है। चालक में अशुद्धियों को मिलाने से चालक की चालकता बहुत हद तक प्रभावित नहीं होती है। दोनों सही है। चालकों में अनेक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत प्रवाह के लिए अतः अशुद्धता मिलाने से उनकी चालकता प्रभावी रूप से बढ़ती घटती नहीं है। अर्धचालकों में अनेक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अतः उपयुक्त अशुद्धियाँ जैसे पेंटावैलेंट फास्फोरस या सिलिकॉन में त्रिसंयोजक एल्यूमीनियम कई बार उसकी चालकता बढ़ाते हैं। चुंबक एवं विद्युत आवेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुंबक के एक ध्रुव उत्तर या दक्षिण को पृथक विद्युत यानी धनात्मक या ऋणात्मक आवेश की तरह अलग किया जा सकता है। चुंबक के चुंबकीय ध्रुव चुंबक के अंतिम छोरों पर होते हैं। कौन सही है? कोई नहीं सही है। चुंबक को लाखों टुकड़ों में विभाजित करने के बाद भी उसके एकल ध्रुव को पृथक नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि परमाणविक स्तर पर भी परमाणविक द्विध्रुव बना रहता है। चुंबक के चुंबकीय ध्रुव इसके अंतिम छोरों से कुछ पहले होते हैं। विद्युत का पारेषण होता है उच्च वोल्टेज एवं निम्न विद्युत धारा पर। पारेषण उच्च वोल्टेज और कम विद्युत धारा पर होता है ताकि ऊष्मा की बर्बादी अधिक दूरी तक कम करने के लिए ऊष्मा के रूप में विद्युत ऊर्जा का क्षय कम किया जाए। जैसे H बराबर Fr, उत्पन्न ऊष्मा, I विद्युत धारा और R प्रतिरोध। I को कम करने की आवश्यकता होती है, परंतु यदि I को धीमा ही बनाए रखना हो तब वोल्टेज में बढ़ोतरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि शक्ति को स्थिर बनाए रखना होता है। P बराबर VI। निर्देश। आगामी प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, कथन और कारण। बिजली चमकने की स्थिति में यदि कोई व्यक्ति एक राजमार्ग पर कार में है तब उसे अपनी कार में चारों ओर से शीशे दरवाजे बंद कर बैठना चाहिए। उपयुक्त होगा कि वह प्रभाव से स्वयं को बचा सके। चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र शुद्ध होता है। ए सही है, आर गलत है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अच्छा, चालक के अंदर जैसे कार विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अतः बंद कार के अंदर बैठने से विद्युत झटके का प्रभाव नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन चालकों में भी अत्यंत धीमी गति से गमन करते हैं, परंतु विद्युत धारा प्रवाहित होने की यथार्थ प्रक्रिया प्रकाश की गति से होती है। इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं। बी सही है, पहला और तीसरा। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह विद्युत धारा को जन्म देता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में मानी जाती है। विद्युत धारा उच्च से निम्न विभव की ओर गति करती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की गति निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगी। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह गति काफ़ी कम होती है, किंतु विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विद्युत धारा की प्रवाह गति प्रकाश की गति से तीव्र होती है। हालांकि इसके लिए आदर्श चालक का प्रयोग किया जाना आवश्यक है।
निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को ऊर्जा की घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले गामा किरण, फिर एक्स किरण, फिर पराबैंगनी किरण, यही सही है। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की ऊर्जा उनकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, अतः ऊर्जा का क्रम उनकी आवृत्ति के अनुसार होगा। जितनी अधिक आवृत्ति होगी उतनी अधिक ऊर्जा होगी। चुंबकीय नत झुकाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के विभिन्न भागों में चुंबकीय नमन कोण समान नहीं होता है। उत्तरी गोलार्ध में यह धनात्मक नमन कोण लिए होता है और दक्षिणी गोलार्ध में ऋणात्मक नमन कोण लिए होता है। और चुंबकों में स्वयं को बल रेखाओं की अदुदिश करने की प्रवृत्ति होती है। नमन कोण का धनात्मक मान इंगित करता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर पृथ्वी के अंदर संकेत कर रहा है, जैसे उत्तरी गोलार्ध में, और नकारात्मक मान इंगित करता है कि यह ऊपर की ओर संकेत कर रहा है, जैसे दक्षिणी गोलार्ध में। तो ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। पृथ्वी एक बड़ा चुंबक है और इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय बल रेखाएं पृथ्वी के विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न दिशाओं में होती हैं। चुंबकों में स्वयं को बल रेखाओं के अनुदिश करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इनमें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के अनुसार नत या झुकाव होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोटे तौर पर पतले तार की अपेक्षा अधिक प्रतिरोध होगा। छोटे तार की अपेक्षा लंबे तार में प्रतिरोध क्षमता अधिक होगी। लोहे के तार की अपेक्षा तांबे के तार में प्रतिरोध कम होगा। तो दूसरा और तीसरा सही है। एक लेजर वह उपकरण है जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के उत्प्रेरित उत्सर्जन पर आधारित प्रकाश प्रवर्धन की प्रक्रिया के जरिए प्रकाश का उत्सर्जन करता है। इसका उपयोग होता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, डीवीडी प्लेयर में, बारकोड स्कैनर में, हथियारों में होता है, कीमोथेरेपी में नहीं होता है और कीमोथेरेपी में सब सही है। लेजर का उपयोग निम्न क्षेत्रों में होता है: ऑप्टिकल संचार में, डीवीडी को पढ़ने समझने, बारकोड को स्कैन करने में, हथियारों में लक्ष्य से प्रतिबिंब तलाशने और फिर उचित प्रहार करने में, कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर या ट्यूमर के इलाज में, होलोग्राफी, नाभिकीय शोध आदि में। दो प्रोटॉन एक दूसरे से कुछ सेंटीमीटर से अलग हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन दोनों प्रोटॉनों के मध्य आकर्षण दर्शाएगा? विद्युत चुम्बकीय बल। उप परमाणविक कण मुख्यतः तीन मौलिक बलों से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। सर्वाधिक मजबूत से सर्वाधिक कमजोर तक ये बल हैं। मजबूत नाभिकीय बल, विद्युत चुम्बकीय बल, कमजोर नाभिकीय बल। गुरुत्व, जो कि चौथा मौलिक नाभिकीय बल है, वह उप परमाणविक कणों के लिए अपेक्षाकृत गैर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अन्य तीनों बलों की अपेक्षा कहीं अधिक कमजोर है। मजबूत और कमजोर बल केवल अत्यंत सूक्ष्म दूरियों 1 मिमी के 10 खरबवें भाग या इससे भी कम पर ही कार्य करते हैं। यहीं दूसरी ओर विद्युत चुम्बकीय बल किसी भी दूरी पर कार्य कर सकता है। मेसनर प्रभाव संबंधित है अतिचालकता से। मेसनर प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र का अतिचालक से बाहर की ओर प्रसार है, जबकि यह अतिचालक अवस्था से संक्रमण की स्थिति में होता है। अनुप्रायोगिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जब पदार्थ
को अतिचालकीय संक्रमण ताप से नीचे ठंडा कर दिया जाता है, तो यह लगभग सभी आंतरिक चुंबकीय क्षेत्रों को समाप्त कर देता है। प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिरोध हमेशा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध हमेशा लंबाई की अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध हमेशा तापमान में अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो केवल एक सही है, पहला और दूसरा। प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध और तापमान के बीच कोई अस्थायी संबंध नहीं होता है। चालकों में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि अर्धचालकों और कुचालकों में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला तार चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करता है। एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले दो समानांतर तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? कोई नहीं। विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला तार अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। एक ही दिशा में प्रवाहित समानांतर धाराएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। विपरीत दिशा में प्रवाहित समानांतर धाराएं विकर्षण करती हैं। निर्देश। आगामी प्रश्न में वक्तव्य कथन इलेक्ट्रॉन फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है, जिसे जूल का नियम कहते हैं। कारण फ्यूज बिजली के तार का एक टुकड़ा होता है जो उपकरण में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जब विद्युत ताप बढ़ जाता है तो यह फ्यूज इस ताप के प्रभाव से पिघल जाता है। तो इसमें पहला ही सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। इलेक्ट्रिक फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसे जूल का नियम कहते हैं। फ्यूज बिजली के तार का एक टुकड़ा होता है जो उपकरण में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जब विद्युत ताप बढ़ जाता है तो यह फ्यूज इस ताप के प्रभाव से पिघल जाता है, अर्थात यह ऊष्मार के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मरों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जिससे बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य रेक्टिफायर करता है, यानी कि दूसरा सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृश्य स्पेक्ट्रम में बैंगनी प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। फोटोग्राफिक फिल्म और रक्त किरणों के प्रति संवेदनशील होती हैं तथा वह विभिन्न तापमानों में विभिन्न रंगों का प्रदर्शन करती है। और रक्त किरणों का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। पहला और दूसरा सही है। स्पेक्ट्रम पर पड़ने वाले 7 रंगों के प्रकाश में सबसे नीचे स्थित बैंगनी प्रकाश की आवृत्ति सर्वाधिक, जबकि तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। और रक्त किरणें वह विद्युत चुम्बकीय विकिरण हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य प्रत्यक्ष
प्रकाश से ज़्यादा एवं सूक्ष्म तरंगों से कम हो। इनकी तरंग दैर्घ्य 700 nm से 1 mm के बीच होती है। इनका उपयोग तापीय क्षमता विश्लेषण, सुदूर तापमान संवेदन, लघु दूरी के बेतार संचार, मौसम पूर्वानुमान आदि में किया जाता है। नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। अन्योन्य प्रेरण है। एक कुंडली में धारा परिवर्तन करके दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की घटना। एक कुंडली में धारा परिवर्तन करके दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है। साबुन का बुलबुला आवेशित करने पर आकार में बढ़ जाता है, क्योंकि अनावेशित साबुन के बुलबुले में धनात्मक व ऋणात्मक आवेशों के मध्य साम्य होता है। अतः साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर इसका विद्युत दाब बाहर की ओर कार्य करता है, और जब साबुन के बुलबुले को समान प्रकृति का आवेश दिया जाता है तो बुलबुले के पृष्ठ पर आवेश प्रतिकर्षित होकर दूर जाने की कोशिश करता है, जिससे बुलबुले का आकार बढ़ जाता है। अधिकतम विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? एक्स किरणों की। विद्युत चुंबकीय विकिरण में ऊर्जा का अवरोही क्रम में निम्नलिखित है: गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगें। उपर्युक्त क्रम के अनुसार दिए गए विकल्पों में से एक्स किरणों की ऊर्जा अधिकतम होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें हैं जिन्हें संरक्षण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा जो निर्वात में भी संचरण कर सकती हैं। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन से। विद्युत बल्बों में उपयोग होने वाला तंतु टंगस्टन से इसलिए बना है क्योंकि टंगस्टन का गलनांक 3380 सेंटीग्रेड होता है, अतः तंतु के अत्यधिक गर्म होने पर बल्ब फ्यूज नहीं होता। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने 1878 में किया था। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन। वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अर्धचालकों में अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि। आइंस्टाइन को निम्नलिखित में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध भौतिकविद थे। ये सापेक्षता के सिद्धांत, अणुओं की ब्राउनियन गति, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc², प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज आदि के लिए जाने जाते हैं। सन 1921 में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले कम बल्ब पढ़ाए गए हैं। बल्ब की क्षमता 100 वाट। कुल बल्बों की संख्या 5 बल्बों की कुल बच्चों की कुल क्षमता 500 वाट। समय बराबर 20 घंटा। संपूर्ण विद्युत खर्च
किलोवाट गुणे घंटा, वाट गुणे 1000, वाट डिवाइडेड बाई 100 इंटू घंटा, किलोवाट बराबर 1000 वाट, अर्थात 500 अपन 1000 इंटू 20 इंटू इज इक्वल टू 10। प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं। सौर सेल, प्रकाश वोल्टी सेल सौर सेल होते हैं जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश वोल्टीन प्रभाव से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? जर्मेनियम। अर्धचालक ऐसे रासायनिक तत्व या यौगिक होते हैं जो न तो सामान्य ताप पर एक अच्छा चालक हैं और न ही विद्युत रोधी। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे पदार्थ हैं जिनका प्रयोग अर्धचालक के रूप में होता है। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स व ट्रांजिस्टर उपकरणों में होता है। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो आवर्त। दूरस्थ नियंत्रण या रिमोट कंट्रोल द्वारा बिना तार के लगभग 5 मीटर तक की दूरी से किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, वातानुकूलन यंत्र, कूलर, पंखा आदि को नियंत्रित करने के लिए प्रायः आवर्त तरंगें प्रयोग की जाती हैं। वहीं 1970 से पूर्व के दूरस्थ नियंत्रकों में अश्रव्य तरंगों का उपयोग होता था। एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो आवर्त तरंगे दृश्य स्पेक्ट्रम के दीर्घ तरंगदैर्घ्य सिरे से संलग्नित होते हैं। आवर्त तरंगों को कभी कभी ऊष्मा तरंगे भी कहा जाता है क्योंकि अधिकांश पदार्थों में विद्यमान जल के अणु आवर्त तरंगों की तुरंत अवशोषित कर लेते हैं और पदार्थ गर्म हो जाता है। आवर्त तरंगों का प्रयोग टेलीविज़न के रिमोट या दूरस्थ नियंत्रण के लिए किया जाता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का गतिरोध घटता है। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच की होती है अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श चालक की भांति व्यवहार करते हैं। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है परंतु प्रतिरोध घटता है। यहाँ से शुरू आधुनिक फिजिक्स। प्रारूपी कृष्ण विवर सर्वदा किसके द्वारा विनिर्दिष्ट होता है? क्षितिज के द्वारा। कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता है, ब्लैक होल कहलाता है। इसका निर्माण किसी बड़े तारे के विनाश के समय होता है। इस तारे का द्रव्यमान एक छोटे से स्थान पर संग्रहित होकर प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण करता है। वस्तुतः यहाँ से प्रकाश के भी न गुजर पाने के कारण यह दिखाई नहीं देता है। इसे नियंत्रण यंत्रों की सहायता से ही खोजा जा सकता है। ब्लैक होल के वे बिंदु जिनका आयतन बहुत कम है तथा घनत्व अनंत होता है सिंगुलैरिटी कहलाते हैं। ब्लैक होल में गिरने वाली प्रत्येक वस्तु सिंगुलैरिटी की ओर गति करती है। सिंगुलैरिटी से कुछ दूरी पर पलायन वेग किसी नाभिक रिएक्टर की कार्यविधि में ये अभी पढ़ा नहीं था पूरा। ब्लैक होल के वे बिंदु जिनका बहुत कम
तथा घनत्व अनंत होता है सिंगुलैरिटी कहलाते हैं। ब्लैक होल में गिरने वाली प्रत्येक वस्तु सिंगुलैरिटी की ओर गति करती है। सिंगुलैरिटी से कुछ दूरी पर पलायन वेग का मान प्रकाश के वेग से अधिक हो जाता है। इस दूरी पर स्थित बिंदुओं से निर्मित शीशा स्थित सीमा को इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस सीमा के अंदर जाने पर कोई भी वस्तु यहाँ तक कि प्रकाश भी वापस नहीं लौट सकता है, अतः इसे द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स भी कहा जाता है। किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसमें मुख्य रूप से प्लूटोनियम, यूरेनियम एवं थोरियम का नियंत्रित नाभिकीय विखंडन किया जाता है। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया परमाणु बम का सिद्धांत है। नाभिकीय संलयन के अंतर्गत दो या दो से अधिक नाभिक एक साथ जुड़ते हैं और इसमें होने वाली द्रव्यमान क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। इससे प्राप्त ऊर्जा की मात्रा विखंडन की तुलना में बहुत अधिक होती है, परंतु इसे प्रारंभ करने के लिए उच्च तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में फ्रांस में ITER विश्व की सबसे बड़ी संलयन भट्टी में नियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि अनियंत्रित नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना की व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वर्ष 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का नया मॉडल प्रस्तुत किया तथा अपने शोध पत्र में उन्होंने प्रकाश क्वांटा यानी कि फोटान की अवधारणा को प्रस्तुत किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश विद्युत उत्सर्जन विकिरण से सतत ऊर्जा के अवशोषण से नहीं होता है, बल्कि विकिरण ऊर्जा अनेक इकाइयों क्वांटा से मिलकर बनी है तथा क्वांटा की ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। LIGO का क्या अर्थ है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, पहला ही सही है। LIGO मतलब कि लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। यह भौतिकी की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है जिसका उद्देश्य गुरुत्वीय तरंगों के बारे में पता लगाना है। LIGO का महत्व: गुरुत्वीय तरंगों की प्रामाणिकता में ब्लैक होल एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अंतरिक्ष में दिक्कल आयाम में पदार्थों की गति को समझाने में सहायक, भविष्य में पृथ्वी से संबंधित समस्याओं के समाधान में। वस्तुतः अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां LIGO की स्थापना की गई है। यह प्रयोगशाला लगभग 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होल के विलयन का प्रेक्षण किया है। इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया तथा इससे गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। अतः विकल्प बी सत्य है। नोट: गुरुत्वीय तरंगें समस्त ब्रह्मांड में गमन करने वाली लहरें हैं। इनके अस्तित्व का पूर्वानुमान अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 1986 में थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के प्रतिपादन में किया है।
ये तरंगे प्रकाशीय तरंगों से अलग हैं। ये तरंगे किसी परमाणु से भी लाख गुना छोटी होती है। गुरुत्वीय तरंगों की खोज में खगोलविदों ने अत्याधुनिक एवं बेहद संवेदनशील लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लिगो का इस्तेमाल किया। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोझ। पहला, इवेंट होराइजन ब्लैक होल से संबंधित है। सिंगुलरिटी स्पेस टाइम में एक ऐसा स्थान है जहां खगोलीय पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र अनंत हो जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी एक विमीय वस्तुओं के अंतरिक्ष में गमन को बताती है। स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल फिजिक्स का एक सिद्धांत है जो ब्रह्मांड के 4 मूलभूत बलों के बारे में चर्चा करता है। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में समाचारों में आए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक कण संसूचक पार्टिकल डिटेक्टर आइस क्यूब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में एक घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रिनो करने वाला न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। यह डार्क मैटर की खोज के लिए बनी शक्तिशाली दूरबीन है। यह बर्फ में गहराई से दबा हुआ है। कौन सा कथन सही है? तो सब सही है। आइस क्यूब दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है जिसे अंटार्कटिका की जमी बर्फ दक्षिणी ध्रुव की गहराई से लगभग 2500 मीटर नीचे लगाया गया है। यह डार्क मैटर की खोजने का प्रभावी उपकरण है। यह भौतिक प्रकृति में उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो कणों के संपूर्ण उद्भव की प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर सकता है। यह एक प्रकार का न्यूट्रिनो कण संसूचक है। ये कण आवेश रहित तथा न्यूनतम भार वाले होते हैं। न्यूट्रिनो कणों का उत्सर्जन अंतरिक्ष में तारों के विस्फोट शुरू में होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, कॉस्मिक किरणों के पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित परमाणुओं के नाभिकों से टकराने वाली से होता है। न्यूट्रिनो सामान्यतः हर जगह उपस्थित होते हैं। ये किसी भी वस्तु के आर पार आ जा सकते हैं। सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। केवल पहला सही है। प्रकाश वोल्टी प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश की विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करते हैं, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। प्रकाश वोल्टी प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा का जननकर्ताओं उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो सिर्फ पहला सही है।
सौर शक्ति उत्पादन प्रौद्योगिकी में प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सौर तापीय प्रणाली ध्यान से प्रणाली गर्म जल, गर्म वायु, वाष्प आदि के रूप में पैदा करने में सौर विकिरणों का सौर शक्ति उत्पादन प्रौद्योगिकी में प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सौर तापीय प्रणाली गर्म जल, गर्म वायु, वाष्प आदि के रूप में ताप पैदा करने और सौर विकिरण मुझे पता नहीं बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही है।